हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी एचएसएल 2022 की सारे चैप्टर की सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, मैं आपको 9 मार्च की चारों चैप्टर का सॉल्यूशन आपको करा चुका हूं। आज अपन 10 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड किया जाता है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया जाता है और किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल किया जाता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई एग्जाम हो वहां पर आप काफी आसानी से क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 10 मार्च है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य में लगी थी, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो क्या हो जाता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, जब ये 0 के बराबर हो जाता है तो अपन इस माइनस 3ab को इधर ले आएंगे, तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा ये। ठीक है, और अपने से इसी की वैल्यू पूछ रहा है देख। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, ये आ रही है 3ab, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अपने एग्जाम में पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर अपने पास ये चीज दिया हुआ होता है तो अपन सीधा डायरेक्टली पहचान जाते हैं कि ये किसके बराबर होगा, ये 3abc के बराबर होगा। ठीक है, ये पूरी टर्म 0 के बराबर होती है। जब ये 0 के बराबर हो जाएगी तो ये माइनस का 3abc इधर लाएंगे अपन और ये क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल रहे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो यहां अपन क्या करते हैं, अपन कोई सी भी 3 क्रमागत सम संख्याएं मान सकते हैं। जैसे अपन मान लिया एक x हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई अपने पास x प्लस 2 हो गई और तीसरी हो गई x प्लस 4 हो गई। ठीक है, ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब अपने पास इनका योग क्या दे रखा है, इनका योग अपने पास 126 दे रखा है। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 3x प्लस का 6 बराबर 126। 6 इधर आया तो 120 बचा, 3 का भाग 120 में दिया तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, तो अपने पास वो 3 संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक तो 40 हो गई और यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, x प्लस 4, तो यहाँ पे एक संख्या हो गई 44 हो गई। और अपने पास सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ रहा है, 4 चौके 16 का 86 का 1, 16 और 1 17, मतलब 1760 आ रहा है ये इनका गुणनफल। जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या है इनका गुणनफल 1760 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो सीधा इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां बोल रहे कि 5 विषय में से राकेश पहले 3 विषय में औसत अंक 75 थे और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे तो सभी 5 विषयों के औसत अंक कितने थे, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, जो पहले 3 विषय हैं इनका टोटल निकाल लेंगे। 3 विषयों का औसत 75 दे रखा है तो फर्स्ट 3 का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये 75 कितना होता है, 225 हो जाता है। तो पहले 3 विषयों का टोटल हो गया अपने पास 225। अब यहां बोल रहा है कि अंतिम 3 विषयों के औसत अंक कितने हैं, 82 हैं। तो लास्ट 3 विषयों का टोटल अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 82 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ये हो जाएगा अपने पास 246 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास इन दोनों को जोड़ देंगे और अपने पास जो तीसरा विषय है इसके अंक कितने दे रखे हैं, 66 दे रखे हैं। तीसरा विषय इसके अंदर भी आ रहा है, तीसरा विषय इसके अंदर भी आ रहा है, तो तीसरा विषय क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 बार आ गया। तो अपन दोनों को जोड़कर तीसरा विषय एक बार घटा देंगे तो अपने पास 5 विषयों का टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 11 का 1 हासिल का 1, ये 7 और ये 4, 471 आ गया। अब इसमें से अपन
इसको घटा देंगे तीसरे विषय के नंबर को, एक बार घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तीसरा जो विषय है 2 बार ऐड हो गया, तीसरा विषय फर्स्ट 3 विषय में भी ऐड हो गया और लास्ट 3 विषय के अंदर भी ऐड हो गया। तो इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक बार तीसरा विषय घटा दिया। तो अब अपने पास यहाँ पर जो 5 विषय है इनका टोटल निकल के आ जाएगा। 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 6 गया 0 और ये 4। तो 5 विषय का अपने पास टोटल ये आ गया। अपने को पूछ क्या रहा है, 5 विषय का औसत कितना होगा। तो अपने पास औसत निकालने के लिए इसके अंदर 5 का भाग लगा देंगे। ठीक है, इसके अंदर 5 का भाग लगाया तो यहाँ कितना आ रहा है, ये हो गया 5 8 40 और 5 एकम 5। तो अपने पास पांचों विषयों का एवरेज आ गया 81, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इतनी आसानी से बताया, आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्टली करना होता है। इन दोनों का इनका टोटल निकालना है, फर्स्ट 3 अंकों का 3 विषयों का और फिर लास्ट 3 विषयों का, दोनों को जोड़कर जो अपने को तीसरा विषय 2 बार जुड़ गया उसको घटा देना होता है और अपने पास 5 विषयों का टोटल आ गया। फिर उसके अंदर एवरेज निकालने के लिए 5 का भाग दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3 कोस थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे, कोस को इधर लाए तो टेन बन जाएगा, टेन थीटा बराबर √3। तो √3 टेन थीटा की वैल्यू कब होती है, जब थीटा बराबर 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 60 हो गई, 60 का मान यहां रखते हैं। तो साइन 60 कितना होता है, ये √3/2 होता है। तो इसका स्क्वायर बोल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। प्लस कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। और कोस 60 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा नीचे। इसका लघुत्तम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ऊपर कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 2, अपन में कितना है 6, यहाँ पे 5 नहीं है, कितना है 6 है। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 11/24 आ जाएगा। तो अपने पास इसका मान कितना आ रहा है 11/24 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहां बोल रहा है कि विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करता है और उसके 4 घंटे बाद 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीरज उसी दिशा में गति करना शुरू करता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये अपने से पूछ रहा है। पहला कथन बोल रहा है कि नीरज और विवेक शाम 5:36 पर एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो ये कब मिलेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 4 घंटे के अंदर क्या कर रहा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 घंटे में कितनी दूर तय करेगा। यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी 7 चौक 28, तो ये हो जाएगी 280 किलोमीटर की दूरी। मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, 280 किलोमीटर है। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस तो हो गई अपने पास इन दोनों के बीच की 280। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि पहले 70 किलोमीटर और 120 किलोमीटर ये सेम दिशा सेम डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तो इनकी जो स्पीड होगी या सापेक्ष स्पीड होगी वो क्या होगी, इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, ये दोनों क्या करेंगे 12 बजे के बाद, मतलब 4 घंटे बाद। तो 12 बजे के बाद यहाँ पर इतना टाइम ले रही है 5:36। तो यहाँ पर 5 घंटे 36 मिनट। तो इसको अपन क्या करेंगे, 5 घंटे और 36 मिनट को अपन किस में बदलेंगे, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। ये कितनी बार, ये 6 बार और ये 10 बार। ठीक है, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, 50 और 6 56। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 50 × 56/10 आ रहा है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 56 को इससे मल्टीप्लाई किया, 56 जो 30 और बचा कितना 3, 25 से 3 28। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 280 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इतनी डिस्टेंस पर ये क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो इस टाइम के अंदर ये एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाएंगे। यहाँ पर ये टाइम बिल्कुल सही दे रखा है, तो ये वाला कथन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कथन बोल रहा है कि 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। कुल दूरी ये दे रखा है, तो क्या ये सही है क्या, 4 बजे तक
इसका मतलब जो विवेक है सुबह 8 बजे से चलना शुरू करता है और शाम के 4 बजे तक बोल रही है, तो ये कितनी दूरी तय करेगा? 8 घंटे। 8 घंटे में किस स्पीड से? 70 की स्पीड से। तो 8 7 56, तो ये कितनी दूरी तय करेगा? 560 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कौन? विवेक। ठीक है, अब अपने पास 120 किलोमीटर की स्पीड से 12 बजे के बाद कौन तय करेगा? वो अपने पास नीरज तय करेगा। तो नीरज 4 घंटे के लिए तय करेगा, किस स्पीड से? 120 की स्पीड से। तो ये 4 घंटे में कितना तय कर लेगा? 480 किलोमीटर तय कर लेगा। ठीक है, अब अपने पास क्या बोल रहा है? इन दोनों की कुल दूरी, तो दोनों को जोड़ देंगे। ये 0, 8 6 14 का 4 हासिल का 1, 9 और 1 10, तो इन दोनों की टोटल दूरी कितनी आ रही है? 1040 आ रही है। जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 1080 दे रखा है। इसका मतलब ये वाला कथन गलत है। ठीक है, अपने पास जो इन दोनों की टोटल दूरी है ये हो गई 1040। तो अपने पास यहाँ पर केवल ओनली जो पहला कथन है यही सही होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, केवल एक। तो ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा फास्टली करना होता है एग्जाम में। ठीक है, जितना जल्दी आप ऐसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ सकेंगे। तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखे तो आप जल्दी से कैलकुलेशन करिए, क्वेश्चन को जल्दी पढ़ने की कोशिश करिए और जल्दी समझने की भी कोशिश करिए कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर फॉर टू सर्किल हु रेडियस आर 16 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है क्वेश्चन कि दो सर्किल हैं, ठीक है, और उनके बीच की जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इनकी लेंथ अपने पास दे रखा है। ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि जो इनके केंद्र हैं इनके बीच की दूरी अपने से पूछ रहा है। ये क्या हो गई? d दे रखा है। इनकी जो रेडियस है ये दे रखा है। इनकी रेडियस क्या क्या है? एक की 16 है और एक की क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अपने पास ये 24 दे रखा है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने पास 10 सेंटीमीटर आएगी। क्यों? ये पूरी 16 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये कितनी बचेगी? 10 बचेगी। और यहाँ से अपने पास क्या बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये कौन सा वाला? ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो अपन जानते हैं इसके जस्ट सामने क्या होता है? ये कर्ण होता है। तो अपन निकाल लेंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 576 प्लस ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 476 आ रहा है। और इसके क्या होता है? डी स्क्वायर का मान है ये एक्चुअली। ठीक है, जब ये डी स्क्वायर का मान है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका अंडर ले लेंगे। तो ये किसका आ रहा है? 26 का मान होता है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में 26 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सीधा आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली इसका आपको यहाँ पर इतना करने की कोई जरूरत नहीं होती। एक फॉर्मूला होता है सीधा डी निकालने का, केंद्रों के बीच की दूरी निकालने का। वो क्या होता है? वो हो जाता है अपने पास ये पी क्या है अपने पास? यहाँ पर जो इनकी कॉमन टेंजेंट है इसका स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R1 माइनस R2, यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंस होता है एक्चुअली। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इस फॉर्मूले में ये मान रख के आप सीधा डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको वहां पर एग्जाम में कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना होता है? सीधा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के अंदर से इसका स्क्वायर करके, इनके डिफरेंस का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के और उसका अंडर ले लेना होता है। इतना करके आपके पास इनके केंद्रों के बीच की सीधी डायरेक्ट दूरी निकल के आ जाती है।
ठीक है, सीधा आपको इस प्रकार एग्जाम में करके तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है जिसे उसे कोई हानि न हो। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या कर रहा है, ये क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसका मतलब 120 हो गया। और ये क्या कर रहा है, वापस उसको 100 रुपए में बेच रहा है ताकि इसको ना तो लाभ हो ना कोई हानि हो। तो यहाँ पर इसको कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20 का डिस्काउंट दे रहा है। कितने पर, 120 पर, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार, यहाँ पर कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ कितना आ रहा है, 100/6। 100/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% निकल के आ जाती है अपने पास, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, 16.66%। ठीक है, तो सीधा इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर इनकी जो लगातार फ्रैक्शन होती है, जिसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये लगातार फ्रैक्शन होती है। ठीक है, जब अपने पास यहाँ पर 20% दे रखा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अधिकतम छूट कितनी दे सकता है। तो अगर यहाँ पर 20% बढ़ाया तो छूट देने के लिए वो सीधी जो डायरेक्ट छूट होगी वो क्या होगी, 1/6 होगी। ठीक है, और अगर अपने पास यहाँ पर 1/6 मतलब यहाँ पर इतने परसेंट बढ़ाकर ये छूट देता, तो वो वाली छूट कितनी निकल के आती, ये 1/7 निकल के आती। मतलब यहाँ पर 14 से ही कुछ परसेंट निकल के आ जाती। ठीक है, 14.28। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअली, जब अपन इसको कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार तरीके से लिखते हैं तो अपने पास जो सीधी डायरेक्ट निकल के आती है छूट, इसके जस्ट आगे वाली फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहां बोल रहा है कि नूतन को एक बैग और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। ठीक है, बैंक के ये। ठीक है, और ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया, और बैंक ने समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज पर समान राशि का प्रस्ताव दिया। तो ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दर समान है और ईयर समान है। ठीक है, प्रिंसिपल भी समान है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 सालों का सीधा डायरेक्ट इसकी ब्याज कितनी हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा 15 + 15 + 15 × 15/100। तो अपन सक्सेसिव से इसका 2 वर्षों का सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, जो कि कितना आएगा, 32.25 निकल के आएगा। ठीक है, 32.25 कैसे आया, 30 तो ये, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 225, 100 का भाग दिया तो 2.5 आ रहा है, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो 32.25 आता है। और यहाँ पर जो साधारण ब्याज आएगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 30% हो जाएगा। अपने से इनका अंतर पूछ रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 2.25% आ रहा है। तो अपने को सिर्फ यहाँ पर 10,000 का 2.25% निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 10,000 का 2.25% अपॉन 100, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, और 10,000 से 10,000 बचा कितना यहाँ पर 225। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 225 रुपए आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो सीधा आप इस प्रकार करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको एग्जाम में इस तरह लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती, आप सीधा वर्बली इसको सीधा वर्बली आप निकालेंगे कितना, 2.25%। ठीक है, और ये निकालकर आपको पता होना चाहिए कि जो 2 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आएगा, इनका जो डिफरेंस होगा यही आएगा इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप सीधा वर्बली निकाल के 2.5% इसका निकाल लेंगे, जो कि आप सीधा वर्बली निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के अंदर पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहां बोल रहा है कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा यदि परिधि पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण का मान 66 डिग्री है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि यहां पर एक जीवा दे रखा है, ये जीवा हो गई, इसके द्वारा परिधि पर
अंतरित कोण का मान कितना दे रखा है, 66 डिग्री दे रखा है, और इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा एक्चुअली, जब अपने पास समान जीवा द्वारा परिधि पर अगर कोई कोण बनाया जाता है तो उसी समान जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वह परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये 66 डिग्री बन रहा है तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा, इसका जस्ट दुगना बनेगा। दुगना कितना होता है, 132 डिग्री होता है। तो यहाँ पर केंद्र पर बनने वाला कोण हो जाएगा 132 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो सीधा इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो समान जीवा द्वारा या समान चाप द्वारा जो परिधि पर बना कोण होता है वो क्या होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड आपको मल्टीपल टाइम हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहां बोल रहा है कि एक जैकेट को 9610 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7690 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपके इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो लाभ और जो हानि पर बेचा जा रहा है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ देंगे या इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा अपने पास, इनका एवरेज हो जाएगा, ये होगा 0 और 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 8 6 14 का 4, हासिल का 1, ये हो जाएगा 10,400 हो जाएगा। इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा अपने पास 5800 आ रहा है ये। ठीक है, 2 का भाग दिया 5 और इसके अंदर ये कितना आएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये 2 0, 5200 हो जाएगा। ठीक है, अब 5200 का अपने को क्या निकालना है, एक्चुअली नहीं ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ही इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, ये बेसिकली ये आ रहा है अपने पास 0, ये होगा 10 का 0, हासिल का 1, 6 6 12 और 1 13 का 3, हासिल का 1 और 16 16 और 1 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ आ गया 8650। 10% का लाभ अर्जित करना है तो ये कितना हो जाएगा, इसको अपन फ्रैक्शन रूप में 11/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 0 से 1 0, तो 11 5 55 का 5, हासिल का 5, 11 6 66 का 6, 5 71 का 1, हासिल का 7, 11 88 और 7 कितना होता है, 95 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 9515 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना था, यहाँ पर अगर समान लाभ और समान हानि दे रखा हो, मतलब बेचने पर जितना लाभ हो रहा है और दोबारा उतनी ही हानि हो रही है, अगर लाभ और जो हानि है बराबर है तो अपन क्या करेंगे, उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं और 2 का भाग लगाने से अपने पास मूलधन निकल के आ जाता है। अब अपने पास कुछ भी पूछिए अपन आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोल रहा है कि थीटा बराबर 45 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सीधा अपन निकालेंगे। कोसेक 45 कितना होता है, ये हो जाएगा अपने पास साइन 45 होता है 1/√2, तो उसका उल्टा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 सेक 45 कितना होता है 1/√2, इसका उल्टा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा ये भी। तो ये कितना आ रहा है, 4 + 6 बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि एक ट्राइंगल की भुजाएं दे रखा है और इस त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पर मेंसुरेशन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है, जो परिवर्त की जो त्रिज्या होती है कैपिटल R, ये क्या होता है, ये होता है ABC/4 डेल होता है। ठीक है, ठीक है, डेल क्या है यहाँ पर, ये
ट्रायंगल का एरिया होता है। ट्रायंगल का एरिया अपन कैसे निकालेंगे, अपन हीरोन के सूत्र से यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, हीरोन का सूत्र पहले क्या होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इनको जोड़ा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। तो अर्ध परिमाप हो गया 15 इंटू इसमें से इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप और 12 का यहाँ पर 3 हो जाएगा। 15 का 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है और फिर 6 आ रहा है, इसका अंडरूट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बार क्या आएगा, एक तो 6 बार आएगा और एक 3 बार आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 5 बचेगा। तो ये कितना हो रहा है 18√5 आ रहा है। तो डेल की वैल्यू तो अपने पास कितनी आएगी 18√5 आ गई। ठीक है, अब अपन ये मान यहां रख देते हैं। तो कैपिटल आर मतलब जो परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी ये हो जाएगी 12 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 18√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 4 एकम 4, 4 3 12 और यहां पर ये कितना आ रहा है ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो और आगे यहाँ कितना आ रहा है 9 3 27 आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो 27 बटावा यहाँ कितना है 2। तो इस √5 का अपन क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। तो √5 इंटू √5। ठीक है, तो ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो कितना हो गया 10 हो गया। तो 27 बटावा 10 ये हो गया √5। तो अपने पास इसका आंसर कितना आ रहा है 27 बटावा 10 √5 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 27√5 अपॉन 10 आ रखा है। ठीक है, ये दे रखा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये हर ट्रायंगल के लिए काम आएगा, चाहे वो इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो, ठीक है, चाहे वो समद्विबाहु ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसके लिए जो परिवर्त की त्रिज्या होती है वो क्या हो जाती है, जो हाइपोटेनस का इसका क्या होता है आधा हो जाता है। ये अपने पास परिवर्त की त्रिज्या निकल के आती है किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहां बोल रहा है कि ये दे रखा है सब कुछ, तो अपन क्या करेंगे नीचे जाएंगे। ये अपना क्या होता है मेन क्वेश्चन होता है। यहां बोल रहा है दुकान 1, 3 और 4 द्वारा बेचे गए गेहूं की कुल मात्रा। तो गेहूं क्या दे रखा है, ये डार्क कलर वाला गेहूं हो गया। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देंगे अपन। पहले तो 1 में कितना दे रखा है 16.5 दे रखा है। 3 में कितना दे रखा है यहाँ पर 24 दे रखा है। और 4 में कितना दे रखा है 19.5 दे रखा है। इसको जोड़ा 10 का 0 हासिल का 1, 7 4 11 9 20 का 0 हासिल का 2, ये हो जाएगा 6। तो ये कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, और आगे बोल रहा है सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी का, कुल चीनी क्या हो गई यहाँ पर ब्लू कलर में हो गई। तो चीनी वालों को जोड़ देंगे तो ये कितना है 12.5 दे रखा है। यहाँ पर कितना दे रखा है 15.3 दे रखा है। और यहाँ कितना दे रखा है 20 दे रखा है। और यहाँ कितना दे रखा है 32.2 दे रखा है। ठीक है, इसको जोड़ा 10 का 0 हासिल का 1, 3 5 5 8 2 10 का 0 हासिल का 1, ये 3 2 5 5 3 8। तो ये कितना हो गया 80 हो गया। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि चीनी का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे का बोल रहा है, तो का मतलब जो 80 है नीचे आ जाएगा और 60 ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है सीधा सीधा 75% दिख रहा है अपने को। तो यहाँ पर 75% अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहां बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। जीवा AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो इस जीवा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक सर्किल है, इसकी एक जीवा दे रखी है 18 सेंटीमीटर की, और ये इसका वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, और इसके द्वारा जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये 60 डिग्री का है तो अपन जानते हैं ये क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे।
ये बराबर होंगे तो ये 60, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 120, तो ये भी 60 हो जाएंगे। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसकी वैल्यू 18 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 18 हो जाएगी, तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। तो इसकी जीवा की लंबाई भी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, जीवा की लंबाई एक्चुअली अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जीवा की लंबाई हो जाएगी अपने पास 18, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15 और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है आयुष और अभिषेक का वजन का रेशियो यहाँ पर दे रखा है 8:5। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल वजन 104 केजी हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इनका रेशियो दे रखा है 8:5। तो इसको अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, सहूलियत के लिए 80:50 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने को 40% बढ़ाने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसका 40% बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा, 10% कितना होगा 5 हो जाएगा, 40% कितना होगा 20 हो जाएगा। तो 20 बढ़ाया तो ये तो हो गया अपने पास 70, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, दोनों का कुल वजन 60% बढ़ गया, तो दोनों का यहाँ पर कुल कितना दे रखा है 130 हो गया। इसका अपने को 60% बढ़ाना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या निकालना है 8/5 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास 3 78, तो सीधा सीधा 78 जोड़ देंगे तो 8 और ये कितना आ रहा है 13 7 20, 208 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जबकि अपने पास कुल वजन क्या दे रखा है 104 दे रखा है। ये 104 का वैल्यू कितनी दे रखी है 108 दे रखा है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2 आ गई। जब एक की वैल्यू 2 आ गई तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका जस्ट आधा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू अपने पास 35 हो गई, कितना 40% बढ़ाने के बाद, तो यहाँ पर कुल वजन कितना है 104, 104 में से 35 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 69 बचेगा। अब 69 क्या है, जो यहाँ पर जो आयुष है इसका वजन बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने से पूछ भी क्या रहा है, वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन हो जाएगा यहाँ पर 69, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आपको क्या करना था, यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने पास क्या हो गई 108 की वैल्यू दे रखा है, 104 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू यहाँ पर 1/2 होगी, ठीक है। यहाँ पर 108 की वैल्यू कितना दे रहा है 104 दे रखा है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 1/2 का मान यहाँ रखेंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये कितना होगा जस्ट ये इसका और यहाँ पर क्या करेंगे 104 में से 35 गया तो गुणोत्तर बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहां बोल रहा है कि साइन सी प्लस डी बराबर ये दे रखा है, सेक सी माइनस डी बराबर ये दे रखा है, सी और डी का मान क्या होगा, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, ये होती है 60 डिग्री पर। इसका मतलब सी प्लस डी का मान कितना हो गया 60 हो गया। और सेक सी माइनस डी की वैल्यू 2/√3 कब होती है, ये भी अपने पास 30 डिग्री पर होती है। तो सी माइनस डी का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 2c बराबर 90, तो c बराबर हो गया 45। जब c की वैल्यू 45 हो गई तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी अपने पास 15 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अपने पास यही पूछ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, c और d का मान 45 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपन नीचे आएंगे, ये अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि एल और एम के संयुक्त वेतन का, एल और एम इनका संयुक्त वेतन कितना हो जाएगा 1150 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ा तो, ठीक है। और पी और क्यू के संयुक्त वेतन, पी और क्यू इनका संयुक्त वेतन कितना हो जाएगा, ये हो रहा है अपने पास 1050 हो रहा है, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है इन दोनों का, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23:21 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि
यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, जो डायग्राम के नीचे लाइन है वही अपना मेन इक्वेशन होता है और से अपने को कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ बोल रहा है कि सभी 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या। तो पुरुष क्या है, व्हाइट वाला पुरुष है, तो इन सबको जोड़ देंगे। 120 160 ये कितना हो गया 280, और 140 जोड़ा तो ये कितना हो गया 280, और ये कितना हो गया 420 हो गया। 420 और ये 520, 520 में 60 जोड़ा तो 580 हो गया। ये तो कौन सा, मेल वाला पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या हो गई। और यहाँ K2 बोल रहा है सभी 5 स्कूलों में महिला शिक्षकों की। ठीक है, तो महिला शिक्षक क्या है, ये डार्क वाले, ये है 160 और 140 कितना होता है, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। 340 360, 360 में 60 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 360, 420 हो जाएगा। ये हो गया अपने पास 420, ये महिला शिक्षकों की संख्या हो गई। ठीक है, अपने से क्या बोल रहा है K1 माइनस K2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है अपने पास 160 आ रहा है। ठीक है, तो K1 माइनस K2 160 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। मिश्रण में थोड़ा सा दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात ये हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाया जा गया, यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है स्टार्टिंग के अंदर जो बोल रहा है दूध और पानी, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये क्या दे रखा है 1:4 दे रखा है। आगे बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है, कितना दूध मिलाने पर, तो यहाँ पर चेंज किसके अंदर हो रहा है, दूध के अंदर हो रहा है, तो वाटर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपन वाटर 4 था, तो यहाँ पर भी अपन 4 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, तो इसका नया रेशियो कितना है 8:4 हो गया। ठीक है, अपने से पूछ क्या रहा है प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया, तो प्रारंभिक मिश्रण कितना है, यहाँ पर प्रारंभिक मिश्रण 5 दे रखा है। यहाँ पर दूध कितना मिला रहा है, यहाँ से पहले 1 था अब 8 हो गया, मिलाया कितना 7 मिलाया, तो यहाँ पर 7 मिला रहा है। इसकी परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है अपने से, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ रहा है ये 140% आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त की 2 स्पर्श प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। ठीक है, इन तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि 3 सर्किल है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गए अपने पास 3 सर्किल। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि इनकी जो स्पेस रेखा कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो गए अपने पास ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और एक अपने पास इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को ओनली यहां पर क्या करना है, जो ये एरिया दे रखा है, कौन सा एरिया, जो बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को अपने को निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल के एरिया के अंदर से अपन जो ये तीनों त्रिज्यखंड हैं, इन तीनों त्रिज्यखंड का एरिया अपन क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो यहां अपन क्या करेंगे, यहां अपन पहले तो इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल का क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास √3/4 ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना 196 होता है। ठीक है, इसमें से अपन क्या करेंगे, इन तीनों का स्क्वायर घटा देंगे, जो ये क्या बन रहे त्रिज्यखंड बन रहे अपने पास,
तो एक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो जाता है अपने पास 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है यहाँ पर, 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा ये 60 डिग्री का होता है। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का हो जाएगा, तो 60/360 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने हैं, यहाँ पर 3 त्रिज्यखंड दे रखा है, तो यहाँ पर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हल किया, 4 से इसको काटा, कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। 7 एकम 7, 7 से कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0, ये 1/6 हो रहा है। 3 से काटा, ये 2 हो रहा है, ये 11 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना बचा है, 77। तो यहाँ कितना, यहाँ पर बचा 49√3 माइनस 77 बच रहा है ये। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो आपको यहाँ पर इतना हल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप इतना सा हल करके ओनली यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके आप सीधा इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 49√3 ओनली एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो आपको बाकी का निकालने की जरूरत ही नहीं थी। इतना निकालकर आप सीधा ऑप्शन नंबर 4 पे टिक मार के तुरंत आगे बढ़ सकते थे। आपको एग्जाम में इतना करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना होता है कि किस क्वेश्चन को कितना करे। आपको बस यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है इक्विवेलेंट ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना था, जो कि इसका एरिया निकल के आ जाता है। तो अपन सीधा ऑप्शन से ही उस क्वेश्चन को उतना ही करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। बाकी का आपको हल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहां बोल रहा है कि x² + 1/x की वैल्यू ये दे रखा है, x - 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी अपने पास स्क्वायर से अगर अपने को माइनस में जाना होता है तो अपन क्या करते हैं, x² + 1/x² से अपन क्या होता है, अगर a दिया हुआ होता है तो x - 1/x में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, a - 2 और उसका अंडर ले लेते हैं। ठीक है, और अगर अपने को x + 1/x में जाना होता है तो अपन क्या करते हैं, a + 2 करके उसका अंडर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, माइनस में जाना है तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, इसका अंडर लेंगे तो कितना आएगा 6। तो इसका मान अपने पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है कि 15 का क्यूब + 4 का क्यूब और नीचे दे रखा है, और ये किसके बराबर है, 19 के बराबर। तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा होता है तो k का वैल्यू क्या होती है अपने पास, k की वैल्यू एक्चुअली a × b होती है। a और b क्या दे रखा है अपने पास, a और b अपने पास दे रखा है 15 और 4। a और b का योग कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, जो कि यहाँ दे रखा है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल अपने पास कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60। तो इसका आंसर अपने पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 60, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, सीधा डायग्राम के नीचे आएंगे, यही अपना मेन क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है सभी कंपनियों की कुल आय का कुल व्यय से अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कुल आय, अपने पास क्या दे रखा है, सेविंग और एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो सबसे पहले अपन टोटल सेविंग निकाल देंगे। इन सबकी सेविंग क्या है, स्क्वायर वाला, तो कितना 600 और 1100, 1700, 1700, 900, 2600, ये 3200 और ये कितना हो गया 3900। ठीक है, ये तो क्या आ गई अपने पास, सेविंग आ गई। और एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है, 400, 1100, 1100, 600, 1700, 5 2200, 2200 और 1300 कितना हो गया 3500। ठीक है, ये अपने पास एक्सपेंडिचर आ गया। और इनकम कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम आएगी अपने पास 7400 इनकम हो जाएगी। ठीक है, अपने पास रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो क्या बोल रहा है कि कुल आय का कुल व्यय से, तो आय के साथ का आ रहा है, इसका मतलब जो इनकम है वो नीचे आएगी, तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, और व्यय कितना दे रखा है, 3500 दे रखा है, तो ये 35 हो गया। तो 2 0 से 2 0, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 35:74 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था।
इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 में 74:35 भी दे रखा है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अगर इस पर टिक मार दिया तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल आंसर था ये बिल्कुल सही था, 35:74। ठीक है, एक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि इनमें से सबसे छोटा मान कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर दे रखा है ये सारी पावर को अपन बराबर कर देंगे। कैसे, यहाँ पर इन सबको पावर को अपन 1/12 बना देंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ पर 1/12 बनाने के लिए 14 की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, 14 की पावर 4, और ये हो जाएगा अपने पास 1/2। 1/, कितना है, 3 दे रखा है ये। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 12 की पावर, इसको 1/12 करने के लिए अपन 12 की पावर 6 करेंगे, और इसका कितना कर देंगे, 1/2 कर देंगे, दे रखा है। इसको अपन 12 बनाने के लिए, 1/12 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे, और इसकी होल पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, वो 1 क्या होगी, 1/6 दे रखा है यहाँ पर। इसी प्रकार 25 की पावर 1/12 पहले से ही दे रखा है, तो ये 25 की पावर 1/12 हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब की पावर कितनी हो गई, 1/12 हो गई। वो कैसे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यही निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो सबसे छोटा मान आ रहा है, सबसे छोटा मान क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया अपने पास 14 की पावर 4, ये हो गया अपने पास 12 की पावर 6, ये हो गया 16 की पावर 2, और ये हो गया अपने पास 25। तो इन सब में से सबसे छोटा मान क्या आ रहा है, सबसे छोटा मान 25 ही आ रहा है। इसका मतलब सबसे छोटा मान हो गया अपने पास 25, या 25 की पावर 1/2। तो ये मान अपने पास सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा मान क्या होगा अपने पास, सबसे बड़ा मान हो जाएगा 12 की पावर 6। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, 25 की पावर 1/12। तो ये हो जाएगा सबसे छोटा मान। इस पर आपको टिक मार के आगे बढ़ जाना था। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसी क्वेश्चन को करने का, इनकी पावर को अपने को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लगता है गड़बड़ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें अगर आपको ठीक लगता है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता हूं। उन क्वेश्चनों को काफी आसानी से बताने की कोशिश करता हूं, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई एग्जाम हो आप उन क्वेश्चनों को उस आसानी से करके तुरंत आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस,